Hello friends, now let's continue with the concept of sound waves. My next article is determination of speed of sound. मैंने जो लास्ट लेक्चर में समझाया है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गन पाइप्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव और द स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप्स, मैंने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप समझाया, ओपन ऑर्गन पाइप समझाया। उसी थ्योरी, उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, उसी को अप्लाई करते हुए अब मैं आपको समझाऊंगा साउंड की स्पीड डिटरमाइन करने का तरीका। दो तरीके मैं समझाऊंगा। पहला तरीका होगा क्लोज्ड पाइप के कंसेप्ट पर बेस्ड और दूसरा तरीका होगा ओपन पाइप के कंसेप्ट पर बेस्ड। द फर्स्ट मेथड इज रेजोनेंस कॉलम मेथड। जरा देखिए, मैं टुडे आई विल टीच यू अबाउट डिटर्मिनेशन of speed of sound, and the first method is resonance column method. मैं सबसे पहले डिवाइस और एपरेटस जो है उसे समझाऊंगा, फिर उसके बाद प्रोसीडियर समझाऊंगा और फिर उसके बाद में प्रिंसिपल रिकॉल करवाऊंगा और फिर किस तरह से इक्वेशन बना के कैसे स्पीड ऑफ साउंड हम डिटरमाइन कर देंगे यह बताऊंगा। देखिए, एपरेटस में वी हैव गॉट अ ग्लास ट्यूब which is 1 meter long and it's fitted on a wooden board. Now this is a glass tube. यह ग्लास ट्यूब है, 1 मीटर लंबी यह ग्लास ट्यूब है। इस तरह से It's fitted on a wooden board. इस ग्लास ट्यूब के बगल में we have got a wooden scale. इधर एक wooden scale है। This scale would read the length. यह wooden scale है। We have got 0 here and then 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 40 centimeter, 50 centimeter, 60, 70, 80, 90 and 100। इस तरीके से यह 1 मीटर लंबी ग्लास ट्यूब है, हॉलो ग्लास ट्यूब, जो वर्टिकली एक वुडन प्लेटफॉर्म पर फिटेड है। अब इस ग्लास ट्यूब को कनेक्ट कर रखा है एक एयर टाइट पाइप से। इस तरह से एक एयर टाइट पाइप है। दिस इज अ पाइप। नाउ यह पाइप इन टर्न इधर एक इस तरह से वेसल है, उससे कनेक्टेड है। दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास। दिस इज अ वेसल, इस तरह का वेसल है। और इधर भी यह इस पाइप से इसी तरह से कनेक्टेड है। यह इस तरीके से
पाइप से कनेक्टेड है। नाउ दिस कंप्लीट थिंग इज फिटेड ऑन अ वुडन स्टैंड। एक वुडन स्टैंड है, उस पर यह फिटेड होता है पूरा का पूरा सेटअप। इस तरीके से यह समझिए, इधर एक क्लैंप से बंधा हुआ होगा, इधर एक क्लैंप से यह बंधा हुआ है, और इसको आप ऊपर नीचे वर्टिकली मूव कर सकते हो। एंड दिस थिंग इज फिल्ड विथ वाटर। इस तरीके से इसके अंदर वाटर फिल्ड है। और एक बात बिल्कुल साफ है, वाटर इस पॉट के अंदर और इस रेजोनेंस कॉलम के अंदर सेम लेवल पर होएगा। द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉट एंड इन द रेजोनेंस कॉलम वुड बी सेम। इधर यदि यह लेवल है तो एग्जैक्टली इसी लेवल पर इसमें भी वाटर होना चाहिए। दिस इज द सिचुएशन। नाउ this is called resonance tube or resonance column. This is called resonance tube. We have got water filled in it. It's open to air. Here we have got air. This is a meter scale. This is a pot and this is a rubber tube. We can vary the water level in the resonance column by varying the height of this pot. यदि इस pot को हम ऊपर ले जाएंगे तो कॉलम में पानी नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब पॉट को आप ऊपर नीचे करोगे तो यह वाटर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होगा और आप रेजोनेंस कॉलम के अंदर वाटर लेवल मैनेज कर सकते हो बाय मैनेजिंग द वाटर इनटू दिस पॉट एंड बाय मैनेजिंग द हाइट ऑफ द पॉट। इस तरीके से यह एक सेटअप है। नाउ व्हाट अनदर डिवाइसेस यू यूज टू हैव अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अ फिक्स फ्रीक्वेंसी एफ। नाउ दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग फिक्स फ्रीक्वेंसी एफ, जिसे हम रबर पैड से बीट करेंगे और रबर पैड से बीट करके फिक्स फ्रीक्वेंसी की लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट करेंगे और इस रेजोनेंस कॉलम के अंदर हम उसे भेजेंगे। दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग नोन एंड अ फिक्स फ्रीक्वेंसी। दिस इज, मैं इधर लिखता हूं, ट्यूनिंग फॉर्क विथ फिक्स्ड एंड नोन frequency. Generally, that frequency should be greater than equal to 256 hertz. इस तरह का यह पूरा सेटअप है। जरा ध्यान से देखें। दिस इज अ वुडन बोर्ड which is mounted vertically. मैं इधर लिख देता हूं, vertically mounted wooden board.
इस वर्टिकली माउंटेड वुडन बोर्ड के ऊपर यह ग्लास ट्यूब जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, जिसे हम रेजोनेंस ट्यूब बोल रहे हैं, जिसमें वाटर लेवल बाहर से ही देखा जा सकता है बड़ी आसानी से, और उस वाटर लेवल को मेजर करा जा सकता है बगल में लगी हुई इस स्केल से। इस कॉलम का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यह 0 रीड कर रहा है, और इसमें एयर कॉलम की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने एयर कॉलम बना रखा है लगभग 10 सेंटीमीटर का, स्लाइटली मोर देन 10 सेंटीमीटर अभी जो दिख रहा है एयर कॉलम। हम खास बात एयर कॉलम की लेंथ मेजर करते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन एयर कॉलम अबव द वाटर लेवल। हम इस एयर कॉलम की लेंथ को मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंट में। वाटर भरा हुआ है, यह रबर ट्यूब है, रबर ट्यूब के थ्रू यह रेजोनेंस कॉलम कनेक्टेड है स्पॉट से। नाउ दिस स्पॉट इज जस्ट लाइक अ वाटर रिजर्वायर। यह जो पॉट है वाटर रिजर्वायर है, यह भी वुडन प्लेटफॉर्म पर माउंटेड है। यह जो वाटर रिजर्वायर है, इस वाटर रिजर्वायर के द्वारा आप इस रेजोनेंस कॉलम के अंदर वाटर लेवल को मैनेज कर सकते हो। वाटर लेवल यदि आपने नीचे कर दिया तो यहां पर एयर कॉलम की लेंथ बढ़ जाएगी, और वाटर लेवल को यदि आपने ऊपर कर दिया तो यहां पर एयर कॉलम की लेंथ कम हो जाएगी। और इस एयर कॉलम की लेंथ को बढ़ाने और घटाने के लिए आप इस स्पॉट के अंदर पानी को बढ़ाते घटाते हो, अथवा इस स्पॉट को ऊपर नीचे करते हो। इसके साथ आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क ले रखा है, ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल फिक्स है और वह आपको पता भी है, और वह फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज के जनरली ऊपर होती है। ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क को आप किसी रबर पैड से बीट करोगे, और रबर पैड से बीट करने के बाद आप रेजोनेंस कॉलम के ऊपर उसको रखोगे। अब नाउ व्हाट यू यूज टू डू, आप बार बार ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड से बीट करते हो और बार बार उसे रेजोनेंस कॉलम के ऊपर रखते हो। पहले आप एयर कॉलम 0 लेंथ का रखते हो, और फिर धीरे धीरे आप वाटर लेवल को नीचे लाते हो और एयर कॉलम को बढ़ाते हो। धीरे धीरे आप वाटर लेवल को नीचे ला रहे हो और एयर कॉलम की लेंथ को बढ़ा रहे हो, और ऐसा करने के दौरान आप बार बार ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड से बीट करके कॉलम के ऊपर आप रखते हो। नाउ व्हाट यू यूज टू डू, आप ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड से बीट करके जब आप रखते हो तो आप बड़े ध्यान से कॉलम को सुनते हो। आप अपने कान उसके पास में लगाते हो और उसको सुनते हो। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप एयर कॉलम को बढ़ाते जाओगे, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको कॉलम के अंदर से मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी सुनाई देगी। जब मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी सुनाई देती है, उसी समय आप एयर कॉलम की लेंथ को मेजर कर लेते हो। अब उस दौरान हुआ क्या है वह मैं बताता हूं। हम कहते हैं दैट इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग कॉलम लेंथ व्हेन वी हियर maximum sound intensity for the first time. हम कहते हैं that is the first fundamental or the first fundamental note, that is first fundamental note in closed organ pipe. वह क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फर्स्ट फंडामेंटल नोट है, और उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है। यह जो आपने रेजोनेंस कॉलम लिया है, इसमें यह जो वाटर लेवल बना है
इसके नीचे यह वाटर लेवल है और यह लेंथ L1 है। वहां पर फर्स्ट फंडामेंटल नोट बना है, मैं प्रेशर वेव बनाऊंगा। प्रेशर वेव कुछ इस तरह से बन चुकी है, इस तरह से प्रेशर वेव बनी है। दिस इज द प्रेशर वेव। जब आपने इस ट्यूनिंग फॉर्क को बीट करके इसके ऊपर रखा है तो इस तरह से सिचुएशन बनी है। और डिस्प्लेसमेंट वेव भी मैं यहीं की यहीं बता देता हूं। मैं डिस्प्लेसमेंट वेव भी यहीं की यहीं बना देता हूं, इसी के जैसे आइडेंटिकल। एल लेंथ और यह वाटर लेवल, और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेव जिसका नोड ओपन एंड पर है और एंटी नोड क्लोज्ड एंड पर है। इस तरीके से वहां डिस्प्लेसमेंट वेव बनी है। इसे बीट करने पर ट्यूनिंग फॉर्क को बीट करके जब इसके ऊपर रखा गया है तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेव और इस तरह से प्रेशर वेव बनी है। यह फंडामेंटल नोट वाली सिचुएशन वहां पर बन चुकी है और इस वजह से वहां पर रिजोनेटिंग कंडीशन बनी है और इस रिजोनेटिंग कंडीशन पर आपको मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी सुनाई दे रही है। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं, द लेंथ ऑफ द कॉलम वुड बी इक्वल टू λ/4। जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो पहली फंडामेंटल सिचुएशन है उसको हम देखते हैं। लेंथ L1 वुड बी इक्वल टू λ/4। मगर अब हम एक बात बता दें, हमने थ्योरी पढ़ते समय इस बात को इग्नोर करा था। यह जो नोट है प्रेशर नोड, या जो प्रेशर नोड है या जो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, ये एग्जैक्टली ट्यूब के एंड पर नहीं होता है। देयर इज अ एंड करेक्शन, एक एंड करेक्शन होता है। यह प्रेशर नोड इस ट्यूब के स्लाइटली बाहर होता है। तो ये जो λ/4 है जो हम लिखेंगे λ/4, यह L1 ना होकर L1 प्लस D होता है। Here this D is end correction. It's nearly equal to R/3. Here R is radius of column. R is radius of column. Generally, nearly equal to, exactly equal to नहीं। ऐसा क्यों? It's because pressure node or displacement antinode, they are not exactly at the open end. वो exactly open end पर नहीं होते हैं, वो exactly open end के हल्का सा ऊपर होते हैं। इस वजह से हम कहेंगे L1 is the length of tube plus D, which is the end correction, is equal to λ/4। बड़े ध्यान से इस चीज को देखिए। अब यह L1 लेंथ हम नोट कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको रीड कर लेते हैं। वी कंटिन्यू विथ आवर एक्सपेरिमेंट। हम यह एक वैल्यू, यह एक रीडिंग नोट करने के बाद फर्दर हम कॉलम की लेंथ बढ़ाते हैं। कॉलम की लेंथ बढ़ाना मतलब क्या? एयर कॉलम की लेंथ बढ़ाना मतलब वाटर लेवल को फर्दर डाउन करते हैं, वाटर लेवल फर्दर नीचे ले जाते हैं। वाटर लेवल फर्दर नीचे ले जाने के लिए हम इस पॉट को नीचे लाते हैं। ध्यान रहे, इस पॉट को जब हम नीचे लाएंगे
तो वाटर लेवल डाउन जाएगा, और इस पॉट को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो वाटर लेवल ऊपर जाता है। ये एक बड़ा रिजर्वायर है, अपने आप इसके अंदर पानी जो है वो अपनी हाइट एडजस्ट करता है, नीचे लाने पर इसका लेवल नीचे आता है। हम इस पॉट को नीचे लाते हुए इस कॉलम को नीचे लेकर आते हैं, और जैसे जैसे हम वाटर लेवल को नीचे ला रहे हैं, मतलब एयर कॉलम को बढ़ा रहे हैं, हम वो फिनोमेना करते रहते हैं बार बार। क्या क्या फिनोमेना है भाई? ये जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल फिक्स है, जिसका जो हमें पता है, उस ट्यूनिंग फॉर्क को बार बार हम रबर पैड से बीट करके बार बार हम इस कॉलम के ऊपर रखते हैं, और बार बार हम उस कॉलम से निकलने वाली आवाज को ध्यान से सुनते हैं। हमें जब पहली बार मैक्सिमम साउंड की इंटेंसिटी सुनाई दी, हमने वह लेवल नोट कर लिया। अब जब हम फर्दर पानी के लेवल को नीचे ले जा रहे हैं तो साउंड की इंटेंसिटी दोबारा कम होती जाती है, कम होकर वो मिनिमम होती है, और फिर वापस जैसे जैसे हम पानी के लेवल को नीचे ले जाएंगे, एयर कॉलम को बढ़ाएंगे, दोबारा इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी, और वंस अगेन एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि दूसरी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देने लगेगी। वाटर लेवल नीचे ले जाते गए, एयर कॉलम बढ़ाते गए, एक और बार वह सिचुएशन आई कि दूसरी बार हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देने लगी। जैसे ही वह दूसरी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देती है, दोबारा हम वाटर कॉलम की लेंथ को नोट कर लेते हैं। अब इस बार क्या होता है, मैं पहले यह बात लिखता हूं और फिर वह सिचुएशन बताता हूं। अब दूसरी बार हमें रिजोनेटिंग कंडीशन मिल रही है, दैट इज द सेकेंड रिजोनेटिंग कंडीशन और द फर्स्ट ओवरटोन। वह फर्स्ट ओवरटोन है, या तो फर्स्ट फंडामेंटल नोट है और फर्स्ट रिजोनेंस है। मैं इस बात को लिखता हूं, second time when we hear the maximum sound intensity. Second time when we hear the maximum sound intensity, that is the first overtone or second resonating condition in the closed organ pipe. Closed organ pipe. अब इस सिचुएशन को दोबारा मैं बनाता हूं कि क्या हो रहा है। देखिए, यह क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का ओपन एंड, थोड़ा लंबा इस बार मुझको बनाना होगा, और दो फिगर में इसलिए बनाऊंगा क्योंकि एक बार तो मैं प्रेशर वेव दिखाऊंगा और दूसरी बार मैं डिस्प्लेसमेंट वेव दिखाऊंगा। यह कुछ कॉलम की लेंथ बनी, यह वाटर लेवल, इसके नीचे वाटर दिख रहा है, और जब मैंने इधर ट्यूनिंग फॉर्क को बीट करके इसके ऊपर रखा था, इधर भी और इधर भी ट्यूनिंग फॉर्क को बीट करके इसके ऊपर रखा था, इधर मैं प्रेशर वेव ड्रॉ करके दिखाता हूं और इधर मैं डिस्प्लेसमेंट वेव। अब क्या होगा, प्रेशर वेव का इधर एंटी नोड, इधर नोड, और कुछ इस तरह की
सिचुएशन बन जाएगी। यह सिचुएशन बनेगी इन when we hear first overtone, जब हम फर्स्ट ओवरटोन सुनेंगे या सेकेंड रेजोनेटिंग कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन बनेगी। दिस इज लेंथ L2, दिस इज लेंथ L2 एंड दिस इज द प्रेशर वेव। मैं डिस्प्लेसमेंट वेव भी यहीं की यहीं बना देता हूं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेव। यह डिस्प्लेसमेंट वेव बनेगी इस तरह से। यह डिस्प्लेसमेंट वेव इस जगह पर प्रेशर वेव का नोड इधर एंटी नोड और डिस्प्लेसमेंट का इधर एंटी नोड इधर नोड। यह सिचुएशन बनेगी L2। अब वंस अगेन हम इसके लिए क्या कंडीशन लिखेंगे? फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज λ/2 प्लस λ/4, 3 λ/4। 3 λ/4 इज इक्वल टू 3 λ/4 इज इक्वल टू लेंथ L2। क्या लेंथ L2 लिख दें? नहीं, जैसा मैंने बताया कि वहां पर एक एंड करेक्शन होता है। यह जो नोड है एग्जैक्टली ओपन एंड पर ना होकर ओपन एंड से हल्का सा ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है? इट्स अबाउ बाय D। यह D इज द एंड करेक्शन विच इज जनरली इक्वल टू R/3। हियर R इज द रेडियस ऑफ कॉलम। सो दिस इज इक्वल टू L2 प्लस D। हम यह एक इक्वेशन नोट करते हैं, यह एक इक्वेशन नोट करते हैं। हमने एक्सपेरिमेंटली इस L1 की वैल्यू नोट करी है, हमने एक्सपेरिमेंटली इस L2 की वैल्यू नोट करी है। यह L1 और L2 है क्या? यह L1 एंड L2 दे आर द लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन वी हियर मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी from the resonance column for the consecutive time। पहली बार हमने मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी सुनी, कॉलम का लेंथ 0 से बढ़ाते हुए पहली बार जो मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी आई हमने वहां सुनी। फर्दर हम कॉलम का लेंथ बढ़ाते गए, दूसरी बार जो मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी आई हमने वहां सुनी। इस तरह से दो कॉन्सिक्यूटिव लेवल एयर कॉलम के लेवल हमने नोट करे जब हमें मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी सुनाई दे रही थी। पहली बार मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी के लिए हमने यह इक्वेशन लिखी, दूसरी बार मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी के लिए हमने यह इक्वेशन लिखी। दिस इज λ/4 एंड दिस इज इक्वल टू L1। λ/4 इक्वल टू L1 करना है, मगर हमने कहा कि यह जो प्रेशर का नोड है ये एग्जैक्टली ओपन एंड पर ना होकर हल्का सा ऊपर होता है। जो हल्का सा ऊपर है, कितना ऊपर है? D डिस्टेंस है। हियर दिस D इज एंड करेक्शन विच इज नियरली इक्वल टू R/3, तो L1 प्लस D रखा। दिस लेंथ इक्वल टू 3 λ/4। 3 λ/4 इक्वल टू L2 होना चाहिए, मगर हमने कहा ये एग्जैक्टली L2 नहीं होता है, क्योंकि इधर भी नोड जो है वो एग्जैक्टली ओपन एंड पर ना होकर हल्का सा ऊपर होता है। ये जो कॉलम की जो डायमीटर है लगभग 1 सेंटीमीटर तक की होती है। ये कॉलम डायमीटर लगभग 1 सेंटीमीटर की होती है, तो ये एंड करेक्शन इधर भी होता है। तो L2 प्लस D एंड करेक्शन मैंने इधर भी नोट कर। यह इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के बाद, यहां तक चीज नोट करने के बाद अब बड़ा ही आसान काम है। मैं दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, हम क्या करते हैं, यह जो इक्वेशन लिखी हुई है आई सब्सट्रैक्ट दिस सेकेंड इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन। तो अब यह जो हो जाता है 3 λ/4 माइनस λ/4
इज इक्वल टू L2 प्लस डी माइनस L1 प्लस डी। तो यह डी डी कैंसिल हो जाएगा, यह डी डी कैंसिल हो जाएगा और 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू L2 माइनस L1 और वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स L2 माइनस L1। इस तरीके से हम वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन कर लेते हैं। वेवलेंथ डिटरमाइन कर ली, अब वेलोसिटी डिटरमाइन करना बड़ा ही आसान है। वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज नोन टू अस। जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की होगी इस कॉलम के अंदर। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड वुड बी इक्वल टू, वेवलेंथ की जगह पर हम यह लिखेंगे 2L2 minus L1 into frequency. In this manner, we determine velocity of sound in air. इस तरीके से हमने, क्योंकि यह पूरा रिजोनेटिंग कॉलम ओपन एयर में है, ओपन एटमॉस्फेयर में है, तो इस तरीके से हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बड़ी आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि एम्बियंट कंडीशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्पीड ऑफ साउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगी। यदि हम इस समय इस कमरे में टेम्परेचर होएगा कुछ, सिंस वी हैव गॉट एसी माउंटेड हियर, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है शायद इस रूम का टेम्परेचर। तो इस रूम के अंदर यदि मैंने वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड मेजर करी, then that speed of sound would come out to be roughly in the range of 335 or 340 meters per second। इस एक्सपेरिमेंट को यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम करेंगे, at 0 डिग्री सेंटीग्रेड this speed of sound comes out to be 332 meters per second। At 25 degree centigrade, the speed of sound is found to be 344 meters per second और 345 meters per second। इस तरह से हमें स्पीड ऑफ, एग्जैक्ट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिटरमाइन हो जाती है by the help of this resonance column method। And in this resonance column method we had applied the concept of formation of a standing wave in closed organ pipe। इसे बड़े ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए। यह एक्सपेरिमेंट आप जनरली 11th क्लास में लेबोरेटरी में करते हो और इस तरह के एक्सपेरिमेंट को देखा जाना, समझा जाना, करा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पर से सवाल IIT JEE में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, वाइवा ओसी में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगला मेथड बताऊंगा, द सेकेंड मेथड टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ओपन पाइप, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कुंस ट्यूब मेथड। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए।